पहली इंटरेक्शन किसी गैंगस्टर के साथ कब हुई थी आपकी? अबू सलेम। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम, गैंगस्टर अबू सलेम। आप बिलीव नहीं करोगे, उसको सब मीडिया में बोलते थे हैंडसम गैंगस्टर है। वो बहुत पर्टिकुलर होता था अपने कपड़ों के लेके, अपने बाल को लेके। मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी अबू सलेम को भी अब भी डी गैंग के मेंबर्स हैं मुंबई में? बहुत है, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, ये लोग आपके फियर पे खेलते हैं। एम होता है कि सामने वाला हमसे डरे, और अगर सामने वाला नहीं डरे तो फिर उड़ा देते हैं। Over 250 people were killed last ripped apart the city and the heart of Mumbai. मीडिया ट्रायल्स नाम की एक चीज होती है, यानी कि मीडिया ही घोषित कर देती है जुडिशरी के घोषित करने से पहले। पर कभी कभी जिंदगी कुछ अजीब तरीके से काम करती है। मुंबई की वन ऑफ अ टॉप क्राइम रिपोर्टर रह चुकी हूँ। वो टाइम पे सब कोई स्पीड डायल पे था, पॉलिटिशियंस हो या पुलिस हो, तो ऐसा लगता था अरे मैं ही सब कुछ हूँ, भगवान बन गए हम ही। तो भगवान ने सोचा चलो दिखा देता हूँ तुम्हें असली पावर क्या है। Journalist has been arrested in the connection with गिरफ्तार महिला पत्रकार जिग्ना बोरा को Journalist Jigna Vora being booked under various sections. journalist Jigna Vora's arrest. वोरा जेडी की हत्या की साजिश में शरीक थी। 15-16 दिन के बाद मुझे जेल भेजा जाता है। वो जेल वही था जिसके बारे में मैं स्टोरीज लिखती थी। आज मैं वहां पे हूँ। जब आप जेल अप्रोच कर रही थी, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? दोपहर का टाइम था, 3:30 बजे। बाकी औरतें चाय का टाइम था उनका, तो वरंडा में बैठी थी। कहीं कोने में से एक औरत ने बोला, देखो नई चिनाल आई। 2024 में जब आप पीछे मुड़ के देखते हो, ओवरऑल क्या फील होता है आपको? पहले मैं कहानी लिखती थी, आज मेरी खुद की कहानी बन गई है। दोस्तों, हमने बहुत सारे सेलिब्रिटी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करे हैं, बहुत सारे क्राइम के पॉडकास्ट रिकॉर्ड करे हैं। आज की कहानी कुछ अलग है, क्राइम वर्ल्ड से रिलेटेड है, अंडरवर्ल्ड की दुनिया से रिलेटेड है। आज की गेस्ट जिग्ना वोरा मैम ने अपनी खुद की जिंदगी में एक पॉइंट तक जर्नलिज्म की दुनिया में इन्होंने बहुत सम्मान पाया था, पर इनकी लाइफ में एक घटना घटी जिसकी वजह से इन्हें अपनी जिंदगी के 9 महीने जेल में बिताने पड़े। बाइकला जेल का जो इनका एक्सपीरियंस रहा, उसकी बातें हो चुकी है आज पॉडकास्ट में। उनके जर्नलिज्म करियर, क्राइम की बातें हो चुकी है आज पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट को सुनने से पहले ये भी जानो कि जो आरोप जिग्ना वोरा पर लगाए गए थे, उन्हें रिलीज किया गया लैक ऑफ एविडेंस की वजह से। पर इनकी जो लाइफ की कहानी रही है, जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव बिल्डिंग है। हर पॉडकास्ट के साथ मेरा गोल ये रहता है कि आप एज एन ऑडियंस कुछ गेन करें। आज के पॉडकास्ट से आप गेन करोगे एक कहानी को, एक एक्सपीरियंस को। नॉट एन ईजी टू लिसन एपिसोड, पर अगर आपको हमारे क्राइम एपिसोड, हमारे एक्सपीरियंस ओरिएंटेड एपिसोड अच्छे लगते हैं, आपको ये वाला एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा। इस जिग्ना वोरा मैम ऑन TRS। जिग्ना वोरा मैम का स्वागत है द रणवीर शो में। थैंक यू। कैसे हो मैम? एकदम बढ़िया। ओके, मैं ये मानता हूँ कि अलग अलग कंटेंट के फॉर्मेट्स होते हैं और हर फॉर्मेट में बेसिकली स्टोरी टेलिंग ही हो रही है। आप पर एक पूरा नेटफ्लिक्स का शो बनाया जा चुका है, स्कूप नाम का। बहुत सारे लोगों ने स्कूप देखा हुआ है, पर मैं ये भी मानता हूँ कि कभी कभी इस फॉर्मेट के थ्रू जब आप एक्चुअली उस स्टोरी के मेन कैरेक्टर से बात कर रहे होते हो, तो और ज़्यादा डिटेल्स निकल के आते हैं। एंड पर्सनली आई फील पॉडकास्ट गो क्लोजर टू द ट्रूथ। तो पहले तो थैंक यू कि आप हमसे बात कर रहे हो। मैंने आपसे अब तक बहुत कम बात करी है ताकि ऑर्गेनिक कॉन्वर्सेशन रहे हमारी। 2024 में जब आप पीछे मुड़ के देखते हो, जब स्कैन बैक करते हो, ओवरऑल क्या फील होता है आपको? मैं कल ही किसी से बात कर रही थी कि यार 50 साल हो गए जी। और ये 50 साल में क्या क्या नहीं देख लिया। बहुत कुछ देख लिया। बचपन पकड़ो या एक ट्रांजिशन है मेरे लिए जी। आज मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो सोचती हूँ, सवेरे से सोच रही थी इनफैक्ट, कि लाइफ मेरी एक कहानी बन गई। पहले मैं कहानी लिखती थी, आज मेरी खुद की कहानी बन गई है। और ये सफ़र बहुत बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस है। जी। बहुत कुछ सीखा और अभी भी सीख रही हूँ। सो हाँ, अच्छा लग रहा है। okay. आपके जर्नलिज्म करियर की शुरुआत कब हुई? 2005 शुरुआत 2005 में हुई। ओके। या आप बॉम्बे में पले बड़े हो? हाँ, जन्म भी बॉम्बे में है जी। एंड स्कूलिंग, कॉलेज, सब कुछ बॉम्बे में है। 90s के अंडरवर्ल्ड के बारे में आपको याद क्या है? मुझे याद है चीज़ें। मैं 1993 में जन्मा हूँ, पर बचपन में बहुत कुछ सुनते थे हम। आई थिंक कहते हैं कि आपके मेमोरीज एट एज 4 दे स्टार्ट फॉर्मिंग। इम्पैक्ट। हाँ, तो 1997 से लेकर 2000 तक मुझे याद है कि न्यूज़ पर भी अंडरवर्ल्ड की इतनी बातें होती थी। जनरली रिलेटिव्स के साथ साथ अंडरवर्ल्ड की चर्चा होती थी। आपको क्या याद है? बिकॉज आप शायद तब टीनेजर होंगी। यस 80s और 90s में। यस। क्या याद है? मैं 90s नहीं, मैं 80s से स्टार्ट करूँगी। जी। मेरे पिताजी दुबई में रहते थे। सो हम लोग, मैं बचपन मेरा
मोस्ट ऑफ द टाइम दुबई में गुजरा है. एंड एज वी नो कि मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम जो दुबई में बेस्ड थे, तो शारजा जाते थे मैच देखने, डैड लेके जाते थे, तो वहाँ से वो अंडरवर्ल्ड के क्या होता है वो पता चला. 86 वाला जो जावेद मियांदाद ने लास्ट बॉल पे छक्का मारा था, वो मैच मैंने स्टेडियम में देखी थी. हालांकि मैं तभी 14 साल की थी, बट तभी से पता चला थोड़ा बहुत धीरे धीरे कि ये अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर किसको बोलते हैं, क्या है. 1992 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, फर्स्ट सीरियल ब्लास्ट इन मुंबई 12 मार्च को. तभी दैट इज वो एक फर्स्ट एनकाउंटर हुआ, अंडरवर्ल्ड के बारे में पता चला कि अंडरवर्ल्ड क्या कर सकता है. वो बहुत इम्पैक्ट हुआ था उस टाइम पे. मैं दोपहर का टाइम था, मैं कॉलेज से निकली थी, 12th में थी तभी मैं, और बस स्टॉप पे रुकी थी और अचानक पता चला कि बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है. तभी तो मोबाइल कुछ नहीं हुआ करता था और कुछ पता ही नहीं था. आई वाज 17-18 ईयर्स ओल्ड. तब पता चला सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट क्या होता है. धीरे धीरे तो पूरा बॉम्बे वॉज एक ग्रिप में आ गया था अंडरवर्ल्ड के. बहुत का सारी चीज़ें सुनते थे दाऊद इब्राहिम के बारे में, छोटा राजन के बारे में पढ़ते थे न्यूज़ में. फिर 98-99 में तो अब वहाँ से फिर ब्रेक लग गया. दैन जब ये जर्नी स्टार्ट की एज ए क्राइम रिपोर्टर, तब काफ़ी रिसर्च करने लगी मैं. पर आपने क्राइम रिपोर्टिंग क्यों चूज करी खुद के लिए? मैं बेसिकली लॉ बैकग्राउंड से हूँ, LLB हूँ. जी. जब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने गई न्यूज़पेपर में, फ्री प्रेस जर्नल में, एडिटर ने पूछा कि क्या करना है, कौन सी बीट चाहिए. डिफरेंट बीट होती है, क्राइम बीट, मेडिकल बीट, एजुकेशन बीट, कोर्ट बीट. तो मैंने बोला सर जो आप बोलोगे कर लूँगी. एट दैट टाइम आई वॉज 33-34 ईयर ओल्ड. आई स्टार्टेड करियर लेट. तो उन्होंने बोला, CV देख के बोला अच्छा आप LLB हो. मैंने बोला हाँ. तो आप कोर्ट बीट कर लो. सो आई वॉज गिव, मैंने कोर्ट बीट से अपना रिपोर्टिंग के डेज स्टार्ट किया. एंड वो कोर्ट बीट से कब क्राइम बीट में चली गई वो पता ही नहीं चला. बहुत बारीक लाइन है कोर्ट और क्राइम के बीच में. एंड इवेंचुअली वो हो गया अपने आप ही. शायद पहली इंटरेक्शन किसी गैंगस्टर के साथ कब हुई थी आपकी? इंटरेक्शन एज एन इंटरेक्शन नहीं हुई कभी, बट आप ये बोल सकते हो कि कौन सा फर्स्ट केस मैंने कोई गैंगस्टर के बारे में लिखा, तो वो है अबू सलेम. अबू सलेम का फर्स्ट डे इन इंडिया है, उसको एक्स्ट्राडिट किया गया था, और मेरा फर्स्ट डे एज अ कोर्ट रिपोर्टर एक ही है. तो वो मेरा फर्स्ट केस था जो जिसके बारे में मैंने लिखना चालू किया. आप मिले अबू सलेम से? हाँ, कोर्ट में जो से सब रिपोर्टर्स बात करते हैं वैसे. अब अबू सलेम कहाँ है? आई थिंक जेल में है. आप बिलीव नहीं करोगे, उसको सब मीडिया में बोलते थे हैंडसम गैंगस्टर है. ही वॉज वो बहुत पर्टिकुलर होता था अपने कपड़ों के लेके, अपने बाल को लेके. एकदम शांत बैठा रहता था, क्योंकि वो टाइम का वो बहुत बड़ा कैच था इंडिया के लिए. इंडिया मतलब उसके पहले कोई इतना बड़े गैंगस्टर को एक्स्ट्राडिट नहीं किया गया था. एक्स्ट्राडिट मतलब ट्रीटी होती है 1-2 कंट्रीज के बीच में, तो वो लीगली उसको लाया गया था, डिपोर्ट नहीं किया था. ही एक्स्ट्राडिशन में उनको 2 कंट्री के बीच में ये ट्रीटी होनी चाहिए, तो ही आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में उसको लीगली ला सकते हो. अबू सलेम का बैकग्राउंड क्या है? अबू सलेम का बैकग्राउंड वो आई थिंक 90s में दुबई चला गया था. ही इज फ्रॉम आजमगढ़, यूपी के आजमगढ़ से है वो. और 90s में वो एक स्मगलर, एक्चुअली बहुत सारे अंडरवर्ल्ड डॉन है, उन्होंने स्टार्ट किया एज ए स्मगलर. चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, अबू सलेम हो, छोटा राजन हो, मोस्ट ऑफ देम. स्मगलिंग पहले के ज़माने में 70s 80s में अपनी देश की पॉलिसीज़ इतनी लिबरल नहीं थी. तो बाहर के देश से सब चीज़ें, गोल्ड आता था, छोटी सी चीज़, आज परफ्यूम हमको सब मॉल में मिलता है, तभी नहीं मिलता था. तो स्मगलिंग वो परफ्यूम की होती थी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की होती थी, गोल्ड की होती थी मेनली. तो काफ़ी गैंगस्टर्स ने इसी से स्टार्ट किया है अपना करियर. मतलब इलीगली देश में इन चीज़ों को लाते थे और कट कमाते थे उससे. हाँ. सो वो स्मगलिंग बोलते हैं उसको. सो मोस्ट ऑफ देम स्टार्टेड देयर करियर, सबने इसी से स्टार्ट किया है. तो अबू सलेम भी वही था, कैरियर का काम करते थे. मतलब यहाँ से उनके जो बॉस होते थे वो उनको यहाँ से आउट ऑफ कंट्री, सपोज दुबई, एग्जांपल दुबई हब हुआ करता था वो टाइम पे, क्योंकि वो ड्यूटी फ्री कंट्री है, वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती थी. अबू सलेम जाता था और वहाँ से आता था सामान लेके जो यहाँ पे बिकता था. सो उसने स्टार्ट किया ऐसे.
एंड देन धीरे 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 वो दाऊद इब्राहिम और उसका भाई बेसिकली अनीस इब्राहिम के टच में आया दुबई में, एंड वो गैंग से वो एसोसिएट हो गया, मतलब डी गैंग के साथ जुड़ गए। डी गैंग के साथ जुड़ गया वो। 90s का वो टाइम था जब भी एक्सटॉर्शन बहुत हफ्ता वसूली, तो वो डी गैंग के बिहाफ से वो कॉल्स करता था मुंबई के जाने माने व्यक्तियों को, जैसे वो बिल्डर हो, टीवी पर्सनालिटी, बॉलीवुड पर्सनालिटी हो, उनको प्रोटेक्शन मनी बोलते हैं। मतलब कहते थे कि या तो आप हमें पैसे दे दो या आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। हाँ। अभी किससे नहीं मिलेगी, या तो वो राइवल गैंग हो सकती है या तो डी गैंग ही। वो टाइम पे सबसे ज्यादा तो डी गैंग का ही वर्चस्व था 90s में। तो अब भी डी गैंग के मेंबर्स हैं मुंबई में। 12 साल से जब से मेरा इंसिडेंट हुआ है, मैं मीडिया के या क्राइम, बॉम्बे क्राइम के का सिनेरो मुझे नहीं पता है। अब दूर चले गए हो? बहुत। क्यों? लाइफ में काफ़ी इंसिडेंट्स होते हैं, उसमें से अगर जब मैं हेडलाइंस लिखने वाली खुद हेडलाइन बन गई तो लाइफ 180 डिग्रीज चेंज हो गया। और यस मतलब आज ऐसा है ना रणवीर कि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती। एक टाइम था कि मुझे अपनी बाईलाइन का एडिक्शन था। आज मुझे न्यूज़पेपर मेरे घर पे मैं नहीं लेती। अब जर्नलिज्म से ही दूर चले गए हो? टोटली, एकदम। आप ये मानते हो कि स्कूप ने आपके कहानी के सारे पहलू दिखाए थे दुनिया को, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब तक भी दिखाई नहीं गई है? स्कूप मेरे बुक बिहाइंड बार्स इन भाईकला का एडप्शन है जी। तो हार्डली द प्लॉट हैज, उसमें से प्लॉट लिया गया है। आपके नज़रिए से हुआ क्या? मैं बस ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि मीडिया ट्रायल्स नाम की एक चीज़ होती है, यानी कि मीडिया ही घोषित कर देती है जुडिशरी के घोषित करने से पहले कि Yes. ये इंसान गिल्टी है, ये इंसान इनोसेंट है। ये होता है क्योंकि मीडिया को बेसिकली टीआरपीस चाहिए रहते हैं। अगर इंटरेस्टिंग कहानियाँ दर्शाई ऑडियंस के लिए तो फिर लोग देखने लगते हैं, और उसी इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए मीडिया ट्रायल्स में किसी को अक्यूज किया जाता है। यस पर कोर्ट ऑफ लॉ में जब तक आपको गिल्टी या नॉट गिल्टी नहीं घोषित किया जाता, एथिकल चीज़ तो ये है कि मीडिया ट्रायल्स होने नहीं चाहिए, पर ये हमारी दुनिया की असलियत नहीं है। शायद मीडिया वालों की भी गलती नहीं है क्योंकि उनका सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है। तो यहाँ मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, पर कभी कभी ज़िंदगी कुछ अजीब तरीके से काम करती है। तो आई डोंट नो अगर आपको जे डे के बारे में कुछ कहना है, या आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। आपको जहाँ से कंफर्टेबल लगे, जहाँ से सही लगे, वहाँ से स्टार्ट करो। हाँ, लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। जी। क्राइम, अंडरवर्ल्ड, मुंबई, ये सब चीज़ एक टाइम पे मुझे किक देती थी वो कवर करने। एक्साइटमेंट जो मुझे भी फील होती है। तो पता नहीं था कि यही चीज़ मेरा पैशन मुझे ले डूबेगा, पर ठीक है, 2011 से स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी लाइफ थी, एक नशे में थी, स्टोरी के नशे में, पावर के नशे में, एरोगेंस के नशे में। मुंबई की वन ऑफ अ टॉप क्राइम रिपोर्टर रह चुकी हूँ वो टाइम पे। सब कोई स्पीड डायल पे था। सब कोई का मतलब है पॉलिटिशियंस हो या पुलिस हो, पावरफुल पीपल हो, अंडरवर्ल्ड नहीं। तो ऐसा लगता था अरे मैं ही सब कुछ हूँ, भगवान बन गए हम ही। तो भगवान ने सोचा चलो दिखा देता हूँ तुम्हें कि असली पावर क्या है। फेलो जर्नलिस्ट थे जेडे, बहुत सीनियर थे मेरे से, बड़े भी थे, एज वाइज भी, एक्सपीरियंस वाइज भी। मैं तो जस्ट 5-6 साल का एक्सपीरियंस था, उनको तो 20 साल का एक्सपीरियंस था। ब्रॉड डे लाइट में उनका खून हो जाता है मुंबई के एक पवई इलाके में, एंड पूरी मीडिया फेटर्निटी शॉक में थी कि क्या हो गया, क्योंकि बहुत अनबिलीवेबल था कि ऐसे किसी रिपोर्टर का मर्डर होना, और वो भी मुंबई जैसे शहर में। थोड़े दिन तो सब स्पेकुलेशन चला, किसने मर्डर किया, क्यों किया। फिर अंडरवर्ल्ड डॉन आई थिंक 4-5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद मर्डर के मुंबई पुलिस ने अक्यूज्ड लोगों को पकड़ा और डिक्लेयर किया कि छोटा राजन अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर, उसने ये उसके कहने पर ये मर्डर हुआ है। शूटर को पकड़ा, कॉन्स्पिरेटर, वो सबको पकड़ा, और हम लोग सब प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की, स्टोरी बनाई, चलती रही। हर एक दिन नई स्टोरी उसमें से निकलती थी, कहानी क्यों हुआ, रीज़न बताया जाता था। फिर छोटा राजन ने खुद इंटरव्यू दिया
किसी न्यूज़ चैनल को कि हाँ मैंने किया है, क्योंकि वो मेरे खिलाफ कहानियाँ लिखता था। जी, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा पॉज कर दूंगा ताकि ऑडियंस को कॉन्टेक्स्ट मिले। छोटा राजन थे कौन? छोटा राजन अंडरवर्ल्ड का डॉन है। उसने अपना अंडरवर्ल्ड की इलीगल एक्टिविटीज डी कंपनी के साथ जुड़ के की 90s में, 80s में, लेट 80s। वो मुंबई से थे? वो मुंबई से थे। तिलक नगर एक मुंबई का सबब है, वहाँ से है वो। और एक दो इंसिडेंट में होने के उसने किए होंगे, और वो भी दुबई चला गया 80s में, और वो दाऊद के टच में आया और वो भी दाऊद के गैंग में शामिल हो गया 80s में। फिर 92 ब्लास्ट जो हुआ, जो दाऊद इब्राहिम के कहने पे किया गया, छोटा राजन का ऐसा कहना था वो टाइम पे कि उसको उसका इन्वॉल्वमेंट वो ब्लास्ट में नहीं था, और वो दोनों का फॉल आउट होता है, दाऊद और छोटा राजन का, और वो दाऊद की गैंग छोड़ देता है और उसने अपनी खुद की गैंग चालू की, गैंग का सेटअप किया। दोनों, छोटा राजन और दाऊद दोनों खुद राइवल्स हो गए। राइवल हुए क्योंकि ब्रेकअप हो गया? हाँ, ओके। बॉम्ब ब्लास्ट, बैकड्रॉप 93 बॉम्ब ब्लास्ट मिस के बाद उन दोनों के छोटा राजन ने दाऊद की गैंग छोड़ दी। मतलब बेसिकली किसी गैंगर की कमाई एक्सटॉर्शन से होती है, स्मगलिंग से होती है, वगैरह वगैरह, ड्रग ट्रेड, वेपन ट्रेड, जो भी। तो डी गैंग पैसे बना रही थी इन इलीगल चीज़ों की वजह से, और उसमें से शायद छोटा राजन एक की मेंबर थे। जब एक की मेंबर छोड़ के जाते हैं, शायद और लोग भी उनके साथ छोड़ के जाते हैं, तो डी गैंग की पावर हल्के से कम हो जाती है, और जो पैसे बन रहे थे वो भी डिवाइड हो जाते हैं दो गैंग में। शायद इसलिए नई राइवलरी फॉर्म होती है दोनों के बीच। यस, आप सही बात बोल रहे हो। और वो राइवलरी ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड का नक्शा ही बदल दिया। दोनों एक दूसरे के लिए गैंग मेंबर के पीछे पड़ गए, शूट आउट होने लगे, और फिर एक लॉ एंड ऑर्डर को मतलब बरकरार रखने के लिए फिर एनकाउंटर्स होने लगे। पुलिस आपस में राइवलरी की वजह से दोनों गैंग में झगड़े होने लगे। झगड़े इन द सेंस मारा, मतलब शूट आउट ही होते थे। एक गैंग का मेंबर दूसरे गैंग को मार देता था, क्योंकि उनको अपना वर्चस्व बनाए रखना था मुंबई पे। पूरा खेल तो मुंबई का ही था ना, मुंबई को कब्जे में करना। 2 मूवीज बनाई गई थी, शूट आउट एट वडाला जिसमें मान्या सुरवे को दिखाया गया था, और शूट आउट एट लोखंडवाला जिसमें माया डोलस को दिखाया गया। ये दोनों लोग भी इन्वॉल्व है ये छोटा राजन दाऊद के सिचुएशन में? हाँ, देर शूटर्स, हेंचमैन। हेंचमेन्स, यस, शूटर्स बोलो, हेंचमैन बोलो, गैंग मेंबर बोलो। और वो टाइम था जो ये लोग बहुत गैंग में आगे बढ़ गए थे। कौन किसके साइड पे था? बोथ ऑफ देम वेर फ्रॉम दाऊद गैंग। ये मान्या सुरवे और माया डोलस? मान्या सुरवे का थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, बट माया डोगल्स तो वही था। तो उनके दाऊद के कहने पे ये लोग हफ्ता वसूली करते थे, और आपस में उन दोनों का झगड़ा हो जाता था। छोटा राजन के आदमी को मारते थे जी। वैसा सब होता था करके इनका दोनों का एंटर किया गया था। ये मान्या सुरवे और माया डोलस? हाँ हाँ। ओके। छोटा राजन के करियर में आगे क्या हुआ 90s के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद? 19 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद उसने अपनी खुद की गैंग बना ली जी। और वो दुबई से निकल गया। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स, मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड के जरिए ये पता चला कि वो जाके बैंकॉक में निकल गया, वहाँ पे था। वहाँ से उसने अपना गैंग के ऑपरेशंस चालू किए थे। वहाँ पे उसके उस पे भी हमला हुआ बैंकॉक में? हाँ, डी गैंग का? हाँ, छोटा शकील ने करवाया क्योंकि देवी के वो लोग तो बहुत ही दुश्मन बन गए ना एक दूसरे के। जी। पूरा 90s बॉम्बे पे 90s या अराउंड 10 years उन लोगों ने एक दूसरे के खून के प्यासे थे। तो मौका मिला और उस पर शूट आउट होता है बैंकॉक में। मरते मरते बचता है वो। फिर तो उसको और वो हो गया, वो शकील को उसने डिसाइड किया कि अभी तो इसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। वापिस उनका वही चला, दुश्मनी ही चलती रही। बच तो गया बट उसने अपना ही गैंग की एक्टिविटीज तो उसकी चालू ही थी। ही बिकेम मोर एक्टिव। और एक इन लोग की खासियत होती है फियर फैक्टर। अगर आप बिकॉज मैंने लॉ किया है, क्रिमिनल साइकोलॉजी में मैंने पढ़ा है अच्छे से, ये लोग आपके फियर पे खेलते हैं। डर, जितना आप डरते हो, और उनका यही एम होता है कि सामने वाला हमसे डरे। और अगर सामने वाला नहीं डरे तो फिर उड़ा देते हैं। तो बेसिकली डरना चाहिए। नेगेटिव पब्लिक। वो टाइम वैसा था कि लोग डरते थे, इसीलिए तो पैसा देते थे ना। जान किसको नहीं प्यारी होती है? प्रोटेक्शन क्या है? प्रोटेक्शन मनी इसी को बोलते हैं ना। एंड उनको अच्छा लगता था
गैंगस्टर्स को हम लोग ये सोचेंगे भाई अपने को नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं चाहिए, उन लोग को नेगेटिव पब्लिसिटी में ही पॉजिटिव होता था उनके लिए। तो अगर आएगा न्यूज़पेपर में कि दाऊद ने XYZ को धमकी दी, तो दूसरे ABC भी डर जाएंगे ना कि वाह दाऊद तो अपने को भी धमकी दे सकता है। सो ये फियर साइकोलॉजी से खेलते थे। ओके, बैक टू 2011। बेसिकली 2000 में छोटा राजन ने अपने गैंग को ग्रो किया, एक्टिव हो गए, शायद पैसे बनाए, पर इस दौरान मेरे ख्याल से जेडे जैसे कुछ जर्नलिस्ट, आई डोंट नो अगर कुछ जर्नलिस्ट या सिर्फ जेडे, पर उन्होंने जब भी आर्टिकल्स लिखे छोटा राजन के बारे में, तब मेरे ख्याल से उनको चिंदी बुलाते थे, कुछ ऐसा था, कुछ ये एंगल है। हाँ, मतलब बेसिकली उनके बारे में बुरा लिखते थे, एंड मेरे ख्याल से ये छोटा राजन के ईगो को थोड़ा सा हर्ट कर गया, एंड ये किलिंग इसी ईगो हर्ट की वजह से हुई थी। यस, आप सही बोल रहे हो। जैसे मैंने पहले बोला कि फियर फैक्टर, अगर कोई आपको चिंदी बुलाएगा, चिंदी मतलब एकदम लो, जिसमें कुछ पावर नहीं है, जी, अगर आप ऐसा लिखते हो तो सामने वाला का तो ईगो हर्ट होगा कि भाई एक टाइम था लोग मेरे से डरते थे, अभी सोचेंगे ये तो चिंदी हो गया है, क्या डरने का इससे। तो उसका ईगो हर्ट हुआ। ये पुलिस का भी केस था, चार्जशीट में भी लिखा गया है ऐसा ही, और ये एक कारण था कि जेडे की हत्या की जाती है। ओके, अब 2011 के आगे चले जाता हूँ। जून 2011 में जेडे की हत्या होती है। मैं वो टाइम पे मेरे फैमिली के साथ सिक्किम घूम रही थी। जी, पता चलता है दोपहर को 2:30-3 के बीच में मेरे एडिटर का मुझे फ़ोन आता है कि जेडे हैज़ बीन बम्प्ड ऑफ, जेडे को मारा गया है। जेवी, मुझे जेवी बोलते थे वो टाइम पे, जिग्ना वोरा का शॉर्ट फॉर्म, जेवी फाइल द स्टोरी। तो मैंने बोला सर नेटवर्क का इशू है। नो यू टॉक वे, मतलब तुम बात करो ऑफिसर्स से, मैं भी पहुंच रहा हूँ। मेरे एडिटर और जेडे वेर गुड फ्रेंड्स। मैं जेडी को हॉस्पिटल, पवई हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और मैं पहुंच रहा हूँ, बट फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो यही आ रही है कि ही इज नो मोर। मैंने बोला ठीक है सर, मैं आई विल ट्राई टू फाइंड आउट। मैंने तुरंत जॉइंट कमिश्नर क्राइम को फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ जिग्ना, ही हैज़ बिन बम्प्ड ऑफ, शॉट डेड, एंड मैं भी पवई हॉस्पिटल ही पहुंच रहा हूँ। मैंने बोला सर इज ही अलाइव बाय, मतलब क्या लग रहा है? बताइए नहीं ही इज शॉट डेड। तो मैं सिक्किम के एक छोटे से गांव में थी, मुझे याद है बारिश हो रही थी, और तभी तो इतना ईमेल और कनेक्टिविटी नहीं होती थी जैसे आज। तो हम लोग 5G में आ गए, तभी तो 2G था। पूरा दिन मैंने गैदर करती रही इंफॉर्मेशन, और रात को मैंने स्टोरी फाइल कर दी, ईमेल कर दिया। मेरा शेड्यूल 18 जून को वापस बॉम्बे में आना था, तो वो हिसाब से मैं आ गई। इन बिटवीन सब स्टोरीज नेक्स्ट डे ही फिर लग गए, क्राइम ब्रांच जाना, स्टोरीज डिग करना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना, और बहुत बड़ा इंसिडेंट था वो टाइम पे। सब परेशान थे, क्यों हुआ, किसने किया, बहुत सारी थियरीज चल रही थी। फिर 10 दिन के बाद क्राइम ब्रांच ने केस डिटेक्ट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, लोगों को पकड़ा, 7-8 लोगों को शायद पकड़ा, और रीज़न बताया गया। इन बिटवीन छोटा राजन ने भी न्यूज़ चैनल में फ़ोन करके बोला कि हाँ मैंने ही मारा है, क्योंकि वो मेरे खिलाफ लिखता था। धीरे धीरे स्टोरी आज कम होती गई, टाइम निकलता गया। अगस्त के महीने में मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर में फोर्थ पेज पे एक छोटी सी ब्रीफ आती है, विमेन जर्नलिस्ट इन्वॉल्व इन जेडे मर्डर केस, इज वुमेन जर्नलिस्ट, ऐसा कुछ तो भी हेडलाइन थी और क्वेश्चन मार्क थी। ब्रीफ किसको बोलते हैं? छोटी स्टोरी जो एक पैराग्राफ की होती है। सब लोग हैरान। मैंने मेरे एडिटर को पूछा सर कौन हो सकता है ये? तो सर ने भी बोला क्या पता कौन हो सकता है। क्राइम ब्रांच में जाना, प्रेस रूम होता है, वहाँ पे गॉसिप्स चालू हो गई। सितंबर तक आया कि जिग्ना वोरा का नाम आने लगा। मैं खुद हैरान, क्या मतलब। अक्टूबर, ये कौन से पेपर में आया था? ब्रॉडशीट, बड़ी मेन ब्रॉडशीट में आया था, और उन्हीं का पब्लिकेशन टेब्लॉइड भी था,
30th अक्टूबर या 31st अक्टूबर को फ्रंट पेज स्टोरी आती है जिसको हम बोलते हैं कवर स्टोरी. अगेन नॉट नेमिंग एनी फीमेल जर्नलिस्ट, सिर्फ ऐसा ही आया कि क्राइम ब्रांच को काफ़ी एविडेंस मिले हैं ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन जर्नलिस्ट, फीमेल जर्नलिस्ट. और क्या क्या एविडेंस, 3-4 चीज़ें थी कि क्राइम ब्रांच ने एक दूसरे रिपोर्टर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है जो ऐसा बोल रहा है कि जिग्ना ने जेडे को थ्रेटनिंग एसएमएस भेजा था. सॉरी, लेडी रिपोर्टर ने, नाम नहीं था, लेडी रिपोर्टर ने जेडे को एक थ्रेटनिंग मैसेज भेजा था, एसएमएस. वो टाइम तो व्हाट्सअप नहीं था, तो एसएमएस ही चलते थे. एक वो रीज़न क्राइम ब्रांच ने के सामने आया है एविडेंस. फिर एक कन्वर्सेशन में छोटा राजन ने किसी को बोला कि वो जिग्ना वोरा बार बार फ़ोन करती थी, वो एक एविडेंस मिला है. ऐसे 2-3 एविडेंस के बेस पे टेब्लॉइड फ्रंट पेज स्टोरी करता है. और मेरा लड़का तभी दिवाली वैकेशन था, छुट्टियां मनाने आया था हॉस्टल से. 7 साल का था, 7-8 साल का. और बाय दैट टाइम तो मरमर आपस में फेटर्निटी में मीडिया में चल रहा था कि जिग्ना वोरा ही वो फीमेल जर्नलिस्ट है. आप क्या सोच रहे थे उस वक्त? मुझे तो मतलब पता ही नहीं था क्या चल रहा है, ये कहाँ से मेरा नाम आ गया. मैंने एडिटर को बोला तो एडिटर बोलते अरे जिग्ना जब कुछ किया नहीं तो डरना क्यों, छोड़ ना, ये सब तो र्यूमर्स है. उतने में टेब्लॉइड में फ्रंट पेज स्टोरी आती है. 3 दिन के बाद लड़के को जॉन्डिस डिटेक्ट होता है. मैंने 2-3 दिन छुट्टी ले ली ऑफिस से. 11 तारीख, आई रिमेंबर, 11 तारीख को लड़का हॉस्टल गया वापस. फिर 14-15 को मुझे क्राइम ब्रांच ने बुलाया स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए. मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया. 2 दिन बुलाया था मुझे. आपसे ये पूछा गया कि जेडे से आप हाँ, मिले थे? हाँ. क्योंकि जब हम इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च कर रहे थे तब रिसर्च के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे स्पेकुलेशंस थे कि आप दोनों के बीच कुछ राइवलरी थी, या ये सच है कि राइवलरी थी? कुछ नहीं था. वो तो मेरे से बहुत बड़े सीनियर थे, कहाँ से राइवलरी आ जाएगी. मेरा एक्सपीरियंस 6 साल का था, उनका एक्सपीरियंस 20 साल का था. ना ही मैंने कभी उनके अंडर काम किया है, उनके साथ काम किया है, ना ही मेरा हाय हेलो का कन्वर्सेशन था. ही वॉज टू एल्डर, टू बिग. और जेडे, सबको पता है जेडे की पर्सनालिटी, वो इंट्रोवर्ट थे, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे, तो मेरे से तो बात करने का कोई गुंजाइश ही नहीं थी. जब आप क्राइम रिपोर्टर का काम करते थे तब आपकी राइटिंग स्टाइल अग्रेसिव थी? हाँ, बहुत एग्रेसिव थी. क्या आपको ये लगता है कि उस अग्रेशन की वजह से मे बी यू हैड हर्ट सम पावरफुल पीपल्स ईगोस, हो सकता है. और कोई पावरफुल इंसान आप पर रिवेंज ले रहा था? आज 12 साल हो गया है वो इंसिडेंट को, आज तक मुझे नहीं पता चला रणवीर. एंड आई मीन इट. लोग बोलते हैं कि ऐसे कैसे इसको नहीं पता है, कुछ तो किया ही होगा. पुलिस के दोस्ती तो थी, अगर दोस्ती थी तो पुलिस क्यों अरेस्ट करेंगे. ये क्वेश्चंस मेरे भी है. आप पॉलिटिक्स पे राइट करते थे? नहीं, सिर्फ क्राइम? सिर्फ क्राइम. ओके, मतलब शायद सिर्फ जितने भी बड़े डॉन्स हैं, मे बी योर राइटिंग वुड हैव रब्ड समवन द रॉन्ग वे. हो सकता है, आई डोंट नो. ओके. और मैं ये जानना भी नहीं चाहती हूँ, मुझे नहीं जानना ये सब. बट हाँ, ये क्वेश्चंस मेरे भी है एंड जेन्यूनली है. फिर 25 नवंबर को मेरे को अरेस्ट करते हैं. मेरे घर पे पुलिस आती है, क्राइम ब्रांच की टीम अरेस्ट करते हैं मुझे. एंड आई एम बीइंग टेकन टू क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की ऑफिस में, जहाँ पे मेरा आना जाना होता था स्टोरीज निकालने के लिए. और वहीं पे मेरी स्टोरीज बन जाती है, मेरी खुद की स्टोरी, खुद पे स्टोरी बनती है. बहुत रोई. सीनियर पहचानते थे वो टाइम के, मुझे सब पहचानते थे ऑब्वियसली, क्योंकि क्राइम रिपोर्टर. बहुत बोला सबको कि सर मैंने नहीं किया. फिर कुछ नहीं, फिर कोर्ट में पेश किया जाता है. एंड आई कैन नॉट फॉरगेट दैट. सब बोलते हैं भूल जाओ, आगे बढ़ो. कैसे कोई भूल सकता है. वही मीडिया जो मेरी खुद की फेटर्निटी है, मैं तो उन्हीं में से हूं ना. आपने रिसर्च में शायद वो क्लिप्स भी देखे होंगे कि दे जस्ट पाउंस्ड ऑन मी. एंड तब लगा कि कोई अपना नहीं है. इट वॉज आई ओपनर फॉर मी. और फिर मुझे कोर्ट में पेश किया जाता है. फिर तो वही लीगल प्रोसीजर स्टार्ट हो जाते हैं. एंड 15-16 दिन के बाद मुझे जेल भेजा जाता है. पुलिस कस्टडी होती है पहले,
ये लॉ है। फिर जुडिशियल कस्टडी होती है। मेरे पे महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज सिंडिकेट की एक्ट लगाई जाती है, जो MCOCA बोलते हैं, मकोका स्ट्रिंजेंट एक्ट है, वो लगाई जाती है। मर्डर वो तो सब बाई प्रोडक्ट है। मतलब बिना सिचुएशन को जांचे, बिना सिचुएशन को समझे मीडिया आप पर टूट पड़ी, आपकी फ्रेटर्निटी आप पर टूट पड़ी। हाँ, पुलिस से क्या मुझे कुछ ग्रज नहीं है, उन्होंने अपना काम किया, ठीक है। मीडिया की तो मैं खुद की अपनी थी। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, कोई नहीं, उसमें से कोई ने नहीं सोचा कि नहीं जिग्ना ये नहीं कर सकती है। क्या मीडिया ट्रायल्स की वजह से जुडिशरी की डिसीजन बदल सकती है? नहीं, नहीं, जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम करती है। जुडिशरी एकदम इंडिपेंडेंट। एंड आज मैं अगर आपके सामने बैठी हूं, ऑल थैंक्स टू जुडिशरी। अगर जुडिशरी मीडिया को ध्यान में रख के ऑर्डर्स देने लगे तो आज मैं आपके सामने नहीं बैठती। चाहे कुछ भी बोल लो, जस्टिस प्रिवेल करता है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट ही ऑब्वियसली दे हैव टू बी। जो एविडेंस के हिसाब से ही उनको तो देखना है। मीडिया ने तो बहुत कुछ बोला, 3 महीना चला, फ्रंट पेज पे आती थी। धीरे धीरे जब आप 4th 5th पेज पे चले जाते हो तब समझ जाना चाहिए कि अभी आप आउट ऑफ साइट हो जाओगे। 1st पेज, 2nd पेज, 3rd पेज, 4th पेज, 5th पेज। 6 महीने तक चला। जब जेल में थी तब भी न्यूज़पेपर आता था, तो न्यूज़पेपर देख के मेरे को डर लगता था, आज क्या वापस नया आया होगा। एक एथिकल रूल है, माइनर का नाम नहीं लिखा जा सकता, माइनर का फोटो नहीं छापा जा सकता, बट मेरे लड़के का नाम भी छपा और फैमिली के बारे में छपा। मुझे क्या पसंद है वो छपा। मतलब बहुत सिंपल चीज है। वो टाइम पे मेरी सैलरी होती आई थिंक 80,000 थी। मैं 2-3 क्राइम शो के लिए कंसल्टेंट थी, तो वहाँ से मुझे चेक आता था। ऐसा भी नहीं है कि अंडर द टेबल या वॉट एवर। एक रेस्टोरेंट में मैं कंसल्टेंट थी। सो यस, वो टाइम पे मैं 1.5 लाख कमाती थी, अराउंड 1.5 से 2 लाख। सिंगल मदर हूँ, तो कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ और एक बहुत रेप्यूटेड वो टाइम का स्पा था, वहाँ पे मैं मेंबर थी। यस, आई लाइक टू पैम्पर माई सेल्फ। मुझे नहीं पता था कि वहाँ का मेंबर होना बहुत बड़ा गुनाह है। वही स्पा में एक ट्रेनी रिपोर्टर भी मेंबर थी। एक दिन था, मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि मैं मैनिक्योर पेडिक्योर करा रही थी वो स्पा में। दोपहर का टाइम था, 1 बजे का, और वो रिपोर्टर वहाँ पे स्लिमिंग सेशन कराने आई थी। एंड अरे जिग्ना वोरा, एंड पहचानती है वो रिपोर्टर क्योंकि वो भी ट्रेनी क्राइम रिपोर्टर थी दूसरे न्यूज़पेपर की। और उस दिन हमें क्राइम ब्रांच जाना था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने। आई यूज्ड टू ड्राइव कार दैट टाइम, जो मैंने EMI पे ली थी, जिसका EMI मेरे सैलरी अकाउंट से जाता था। वाई मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। आप सोचोगे ये इतना क्यों डिटेल में बता रहे हो मुझे। तो मैंने बोला वो लड़की को, चल साथ में जाते हैं, कार लाई हूँ, दोनों को वहीं जाना है, तो क्यों ट्रेन में जाएगी। तो उसने बोला हाँ ठीक है साथ में जाते हैं। आज मुझे ना रणवीर वो कन्वर्सेशन इतना याद है। कार वडाला से ही जा रही थी, एंटॉप हिल, वहाँ पे एक नागौरी चाय वाला है, वहाँ पे ट्रैफिक में खड़े थे हम लोग। एंड 2 लड़कियाँ कुछ भी बात कर सकती है ना। तो उसने पूछा, अरे जिग्ना क्या पसंद है। मतलब मोमोज बहुत पसंद है। तो जनरल कन्वर्सेशन थी। मुझे अभी भी वो याद है क्योंकि वो ट्रैफिक में नागौरी चाय वाले के पास गाड़ी मेरी रुकी थी। अच्छा आपका लड़के के बारे में, अच्छा हॉस्टल में है, अरे ये मेरी बहन का भी बच्चा है, उसको भी हम लोग हॉस्टल में डालने को सोच रहे हैं, क्या फीस है। मैंने बोला 80,000 पर ईयर की है। ये सब नॉर्मल कन्वर्सेशन है। क्राइम ब्रांच पहुंच गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो चीज़ सब कुछ हो गया। जब मैं अरेस्ट हुई तब ये स्टोरी उसने न्यूज़पेपर में डाली कि जिग्ना वोरा का लड़का हॉस्टल में पढ़ता है, उसकी फीस इतनी ज़्यादा 80,000 है, जिग्ना वोरा स्पा में मेंबर है,
जिसकी लाइफ मेंबरशिप 40,000 फॉर ईयर है, शी लाइक्स टू गो देयर एंड पैम्पर हरसेल्फ, मैनिक्योर पेडिक्योर, जिसका रेट 750 रुपया है। तो शी लाइक्स मोमो, उसकी कार है वाइट कलर की। तो ये सब कहाँ से आया पैसा? उसका कहने का मतलब ये था कि जिग्ना वोरा की लाइफस्टाइल बहुत लेविश थी। वो अब तक रिपोर्टर है। मुझे नहीं पता अभी किधर है वो, क्या है, बट इस चीज से मैं सीखी, कुछ अपना किसी से पर्सनल चीज शेयर मत करो। रणवीर, मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ, तो ये एडवाइस मैं आपको भी दूंगी। कब कोई क्या यूज करेगा अपने खिलाफ नहीं पता। शायद मैं रिपोर्टर वो टाइम मैंने भी बहुत कवर किए हैं इंसिडेंट, मर्डर, बट मैं अपने आप पे प्राउड हूं कि मैंने ये सब नहीं लिखा कभी। ठीक है, शायद ये स्टोरी बहुत मसाला था इसमें, लेकिन ये स्टोरी आई तो लोगों का मेरे तरफ देखने का नजरिया, एक जजमेंटल लोग जज करने लगते हैं। अगर आप लोगों का मानना है कि जो पेपर में आता है वो सच है, तो अगर ये बताया जाता है कि जिग्ना ये सब चीज उसकी लाइफस्टाइल थी, तो लोग सोचते हैं अरे ये तो लाइफस्टाइल, इतना पैसा कहाँ से आया एक रिपोर्टर? हमारे पूरे देश को गॉसिप बहुत अच्छी लगती है। तो लोग बोलते हैं अच्छा अंडरवर्ल्ड से पैसा मिलता होगा। मतलब चाय पकौड़े लेने के बाद कुछ बात हो जाती है कि अच्छा वो केस के बारे में पता है, वहाँ जो हाँ। रिपोर्टर इन्वॉल्व है पता है, स्पा में जाती है। हाँ, उसे फॉर्डर देने के लिए ये पूरी सिचुएशन हुई थी आपके साथ। और आज भी मेरे पास सब बैंक स्टेटमेंट है मेरे सैलरी अकाउंट से जी। कि ये सब चीज जो मेरी थी वो सैलरी अकाउंट से गई है, और एक ही अकाउंट था मेरे पास। बट मैं आपसे जेल के बारे में पूछना चाहूंगा, पर पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब आपको इनोसेंट घोषित किया गया, वो कब हुआ था? 2018 2 मई 18। और ये सही बात है 2011 की 11 की है, 11-12 की। ओके। और 2011 और 18 के बीच क्या क्या हुआ लाइफ में? बहुत कुछ हुआ। मुझे जेल भेजा जाता है, भाई खला वुमेन जेल। भाई खला एक बॉम्बे का एक सबब है, एंट्री होती है वहाँ पे, रॉयल एंट्री। इनमेंट्स कैदी, वो वीमेन मतलब औरतें थी, वो इंतजार कर रही थी मेरा, क्योंकि मीडिया में इतना आ चुका था। जिग्ना वोरा से द जिग्ना वोरा बन गई थी। पहुंचती हूँ जेल, दोपहर का टाइम था, 3:30 बजे। बाकी औरतें चाय का टाइम था उनका, तो वरंडा में बैठी थी। कहीं कोने में से एक औरत ने बोला, अभी भी मेरे गूंज रहे वो वर्ड्स, देखो नई चिनाल आई। आई नो, मैं जब बोलूंगी कि मुझे चिनाल का मतलब नहीं पता था, आप ये बिलीव नहीं करोगे। मैं बहुत कंजर्वेटिव मिडिल क्लास गुजराती फैमिली से हूँ। मेरे घर में साला साली भी बोलना अलाउड नहीं था। क्राइम रिपोर्टिंग करती थी, यस, बट कभी गाली देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बैरक नंबर 2 में जाती हूँ, वहां पे मुझे डाला गया। सिचुएशन एक्सप्रेस कैसे करूं? वो जेल वही था जिसके बारे में मैं स्टोरीज लिखती थी। आज मैं वहां पे हूँ। जब आप जेल अप्रोच कर रही थी, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? जैसे ही कोर्ट कस्टडी खत्म हुई, पुलिस कस्टडी जेल में लेके जा रहे थे, ऑफिसर्स साथ में थे, लेडीज ऑफिसर्स। सेशंस कोर्ट बॉम्बे के साउथ मुंबई में काला घोड़ा में, वहां से भाईखला जेल जा रहे थे। जेजे ब्रिज आए, जेजे ब्रिज पे से एक वहां पे टच एक बिल्डिंग है, एक बहुत अच्छा दोस्त वो बिल्डिंग में रहता है। खिड़कियां बंद थी उसके घर की। तो जेजे ब्रिज से जाते जाते सोच रही थी कब मिलूंगी इससे, क्या होगा अभी। जेल जाना है, वही जेल जिसके बारे में मैंने लिखा है सबका, ऐसे स्टोरीज बनाई है। एज ए रिपोर्टर जेल के बाहर खड़ी रहती थी स्टोरीज के लिए, आज खुद अंदर जाने का मौका मिल रहा है। यू नो, मौका क्यों? क्योंकि जब बाहर थी ना रिपोर्टर, तब हम लोग जेलर को बोलते थे सर अंदर जाने दो ना, एक बार जाने दो ना, स्टोरीज करनी है। तो आज तो ये मौका मिल गया। रोते 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 पहुंच गई जेल में। अंदर घुसती हूँ, दे टेक सब डिटेल्स लेते हैं मेरी, फिर चेकिंग होती है। चेकिंग हुई, स्ट्रिप चेक बोलते हैं, सब कपड़े निकालते हैं, वो रूल है, मैन्युअल है, दैट्स ओके। बट वो ह्यूमिलिएशन था मेरे लिए। वहां से फिर बैरक में लेके जाते हैं। कोई दीदी बोल रहा है, कोई बहन बोल रहा है, अरे दीदी टेंशन मत करो, हो जाएगा। अनसर्टनिटी तो थी, पता नहीं था क्या होगा। बैक ऑफ माइंड वो बच्चे लोग को देख के मुझे मेरा बच्चा याद आ रहा था कि क्या कर रहा होगा लड़का, उसको पता चल गया होगा।
घर वाले के क्या हाल होंगे। बहुत रोई, बहुत रोई। दूसरी औरतों ने पानी दिया, समझाया, ठीक है। 2 दिन के बाद रणवीर, मैंने मेरी बाजू में एक औरत थी, उसको पूछा ये चिनाल का मतलब क्या है। तो वो हंसने लगी, क्या दीदी आपको नहीं पता, आप तो क्राइम रिपोर्टर। तो भी उसने बोला कि चिनाल मतलब प्रोस्टिट्यूट। एंड आई वाज शॉक्ड कि एक तो डू आई डिजर्व टू बी, मैं यहाँ पे ऐसा मैंने क्या किया कि मैं ऐसी जगह पे हूँ। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, बहुत सारे लोग मतलब औरतों ने वहां पे मुझे चीयर अप करने की कोशिश की। आप उसी बैरक में थे? हाँ, मैं 9 महीना रही जेल में। पर उसी बैरक में हाँ रखा गया? हाँ, क्योंकि अस्थमा था ना, तो मेडिसिन वो कुछ उनका है वो मैन्युअल के हिसाब से। पर रहने की जगह कैसे होती है? जितना मैं यहाँ पे बैठी हूँ इतनी, इस मच, एक फुट इतनी। एक बैरक में नहीं करते तो 40 औरतें थी, मस्ट बी अराउंड 300 स्क्वायर फीट का रहेगा, 350 400 स्क्वायर फीट का बैरक। बैरक मतलब क्या? वो रूम बोल, जो रूम होता है उसको जी। बैरक बोलते हैं। और उसके अंदर बेड होते हैं? ना, बेड नहीं होता है, जमीन पे सोना पड़ता है। एक इतनी जगह दी जाती है आपको, बस और उधर सारे बच्चे औरतें वहीं सोती हैं? वहीं सोते हैं। एक बैरक में कभी 30 40 50 औरतें होते हैं। उनकी कहानियां क्या थी? हर एक की अपनी अपनी बैक स्टोरीज थी। कोई मर्डरर था, कोई पिक पॉकेटर था, किसी ने कुछ किडनैप किया था बच्चे को, कोई रैक पिकर था, कोई ड्रग के पेडलर थे। हर एक अपने बैक स्टोरीज को लेके आया था। अपने सारों से बात करी? हाँ, सबके लिए मैं दीदी बन गई थी। सारे एक्चुअली गिल्टी थे? पता नहीं रणवीर, एक पॉइंट ऐसा आया ना कि क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया था तो मुझे सब लोग बेगुनाही लगने लगे। वो लोग अपनी स्टोरीज शेयर करते थे मेरे से, लेटर्स लिखवाते थे मेरे से, और धीरे 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 जैसे वक्त गुजरता गया मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि अभी यही मेरी मतलब सो कॉल्ड होम है। आपको लगा कि कभी जस्टिस मिलेगा नहीं? जस्टिस मिलेगा नहीं, ये नहीं था। कब मतलब होप था आपके दिल में? होप तो था। मैंने अपने आप को ना भगवान पे सरेंडर कर दिया। वहां से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई, जेल से। थोड़ा सा ज्यादा जानना है जेल के बारे में। Okay. एक दिन कैसा होता था वहाँ? मॉर्निंग सवेरे 5:30 6 बजे दिन चालू होता था। काउंटिंग होती थी, हेड काउंट होता था कि कितने लोग हैं एक बैरक में। फिर चाय आती थी 7 बजे अराउंड, नाश्ता आता था। कैसा था नाश्ता? और ठीक था। मैंने कभी नाश्ता किया नहीं जेल में, बिकॉज मेरे को ब्रेकफास्ट की आदत नहीं थी, तो मैंने कभी नहीं लिया। चाय पीती थी, पर हाइजीनिक होता था? या हाइजीनिक होता था। 12 बजे बंदी लगती थी। बंदी मतलब बैरक में अपने को चला जाना है और ब्लॉक हो जाते थे हम लोग। वो लोग ताला लगा देते थे। उसके पहले आप कहाँ थे? तभी तो हम वरंडा में घूम सकते हैं, नहाना है, अपना डे टू डे का जो रूटीन होता है वो कंप्लीट करो आप। क्या था रूटीन? वहाँ पे रूटीन तो यही, आप नहा धो लो, रूटीन में नहा धो लो। फिर मैं पूजा करती थी, चैंटिंग करती थी, माला करती थी, हनुमान चालीसा बोलती थी। फिर 12 बजे खाना आता था, 10:30 11 बजे खाना लेके फिर बैरक में वरांडा में कुछ खतरा था? ना, वो वरंडा में कुछ खतरा नहीं था। फिर खाना लेके हम लोग वापस बैरक में चले जाते थे और लॉक हो जाते हैं। वो बंदी टाइम बोलते हैं उसको, मतलब यू आर लॉक्ड 12 to 3 इन द आफ्टरनून। कभी बैरक में ही रहना है और खाना खाते थे और यूज्ड टू लाई डाउन, सो जाते थे या बातें करते थे अदर इनमेट से वहाँ बच्चे थे क्यों? कि माँ गुनेगार थी कुछ, तो बच्चों को साथ में बंद साथ किया में था? लेके आते थे बच्चों को। कुछ जुवेनाइल प्रिजनर्स थे? नहीं, जुवेनाइल नहीं है। 2-3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, 1-2 महीने का बच्चा जिसकी डिलीवरी हुई है जेल में। वैसे जो प्रेग्नेंट है, जो जेल में औरत आई होगी प्रेग्नेंट होके, तो डिलीवरी जेल में होती है, वैसे बच्चे थे। तो बच्चे को साथ खेल लिया। जो 4 साल का बच्चा था वो क्या सोचता था, क्या कहता था? उसको नहीं पता था ये जेल है। सबको एक अनसर्टेनिटी थी, कब बाहर निकलेंगे यहाँ से। जो लोग मेरे से बात करते थे सब यही बोलते थे, दीदी हमने तो कुछ नहीं किया, दीदी हमने तो, पुलिस ने ऐसे ही फंसा दिया, या फिर एक दूसरे को ब्लेम करते थे, किसी और को ब्लेम करते थे। और यस, सबको बाहर जाने की एक
आश होती थी, होप होती थी। ये होप में ही दिन गुजरते थे। 3 बजे के बाद क्या होता? बंदी खुलती थी, फिर वापस चाय मिलती थी। जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनको अंडा मिलता था, बच्चे को अंडा मिलता था, केला मिलता था, सिंगल सिंगल। और फिर 3:30 से 5:30 तक वरंडा में वापस। कुछ नहीं, ऐसी सब बातें करना, अपनी लाइफ के बारे में शेयर करना, वही होता था। एक्सरसाइज जैसे कुछ कुछ नहीं? वरांडा कितना बड़ा था? वरंडा मस्ट बी या काफी बड़ा था, इट वाज बिग। फिर 5:30 बजे वापस बंदी लग जाती थी। उसके पहले 5 बजे खाना आता था, डिनर में रोटी सब्जी चावल, वो प्रोपोर्शन रहता था, वही उतना आता था, मिलता था। और फिर वापस बंदी लग जाती थी, लॉक हो जाते थे 6 बजे। तो दूसरे दिन सवेरे 5:30 बजे खुलती थी बंदी। सो ऑलमोस्ट फॉर 12 आवर्स यू आर लॉक्ड इनसाइड बैरक में, आप बंद रहते हो। और हर कोई एक ही टाइम पे सोता था? नहीं, सबका अलग अलग है। कोई बातें कर रहा है। मैं तो 8:30 बजे ही सो जाती थी, पता नहीं क्यों इतनी जल्दी नींद आ जाती नींद आती थी? थी। टीवी था वहां पे, तो टीवी वो कुछ दूरदर्शन आता था, तो टीवी देखते देखते लेटे लेटे सो जाते थे। काफी टाइम नींद नहीं आई स्टार्टिंग में, शायद फिर बॉडी और माइंड एक्सेप्ट सिचुएशन करने लगता है। आपकी हेल्थ अफेक्ट हुई? बहुत। 9 महीने में मैंने 14 किलो वजन वेट लॉस हुआ था, 14-15 किलो। रोज वही रूटीन देखकर दिमाग को क्या होता है? दिमाग है ना, बंद हो जाता है, फॉग हो जाता है, ब्लर हो जाता है, धुंधलापन लगता है, क्योंकि पता ही नहीं है कल क्या होने वाला है, आप कब बाहर निकलोगे। भाई कला जेल के यहाँ पे मतलब बहुत सारी रेस्टोरेंट्स है, ट्रैफिक की आवाज़ें आती है और रेस्टोरेंट से खाने की खुशबू आती है। तो हम लोग बात करते थे बाहर जाके कब बाहर का खाना मिलेगा, अच्छा बाहर जाके ये खाएंगे, पनीर खाएंगे, यही कन्वर्सेशन होता था। यही सब बातें करते 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 टाइम निकालते थे, अपने केस के बारे में डिस्कस करते थे लोग। झगड़े होते थे लोगों के बीच? बहुत बहुत होते थे? झगड़े होते थे, बहुत। कुछ छोटी गाली दो दो, मतलब एक दूसरे को तो वो लग जाती थी, ईगो हर्ट हो जाता था। 9 महीनों में सीखा क्या? पहले तो जमीन पे आ गई ना, सबसे पहले तो ईगो। मेरे में भी ईगो था, क्योंकि था ना यार, मैं कौन हूँ, देखा टॉप क्राइम रिपोर्टर, मेरे लिए तो सब ऐसे चुप, वो सब निकल गया, एरोगेंस निकल गई, पेशेंस। आज तुम मुझे कुछ भी बोल रहे हो, इफ यू आज मुझे तुम 10 घंटा भी एक जगह पे बिठा रखोगे ना, मैं जरा भी इरिटेट नहीं होंगी, कुछ नहीं, बैठी रहूंगी चुपचाप। पहले तो 2 मिनट सिग्नल में खड़े रहने को ऐसा लगता था, अरे क्या यार इतना ट्रैफिक है, कुछ नहीं, अभी आराम से। अभी सोचती हूँ आज यहाँ पे 1.5 घंटा लगा मुझे आने, कुछ नहीं, मैं अपने हनुमान चालीसा बोल रही थी 1.5 घंटे में, नहीं तो 51 टाइम्स बोल दिया मैंने हनुमान चालीसा। जेल में भगवान पे श्रद्धा बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। हर कोई पूजा पाठ करता है? नहीं, मैंने सरेंडर कर दिया भगवान को। रणवीर, मैं जेल में 400-500 टाइम दिन में हनुमान चालीसा बोलती थी, और वो कवच बन गया था मेरे आगे पीछे। अब भी देखो गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे को। वहां से मेरा स्पिरिचुअलिज्म नेक्स्ट लेवल का, इतनी मैं शांत हो गई कि आज मैं खुद हैरान हूं अपने आप को देख के। जो मन में वो उथल पथल होती थी पहले, अब नहीं होती। जेल में मुझे इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम मिला, अंदर, अपने अंदर, कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। जेल से पहले भी एक धार्मिक साइड थी आपकी? या बट नॉट इतनी जी। जिससे अभी हो गई और जेल के बाद हो गई, जेल में हो गई। कभी आप सोचते थे उन डॉन्स के बारे में जेल में, कि ये जगह उनके लिए एक्चुअली बनाई गई है? नहीं, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। बहुत सारी चीजें अंदर थी कि क्यों हुआ ये, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उसी के आंसर्स ढूंढती रहती थी। वाई मी, अब आगे क्या, कहां पे किधर चूक हुई, यही सब चल रहा था अंदर। उस बुक में क्या लिखा आपने? इससे भी ज्यादा है? हाँ, बुक में यही है सब चीज़ें कि आप जेल से पहले हम कितने इग्नोरेंट होते हैं, छोटी छोटी चीज़ कितना
इम्पोर्टेंस होती है, कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है। सिंपल हुए वक्त, हाय हाय करके जीना, ये सब चीजें जेल में एक स्लाइड किस ऐसे आती थी मेरे सामने। रिश्ते, यस, सबसे ज्यादा रिश्ते के बारे में बहुत सोचती थी। रिश्ते की सच्चाइयां सामने आ गई, बहुत सारे रिश्तों की। शायद वही रिजेक्शंस, उसी की वजह से शायद उसमें से मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिली। मतलब लोग आपसे दूर हट गए, यस, जो पहले आपके दोस्त भी थे वो भी दूर हटने लगे, दोस्त तो कोई था, निकला ही नहीं, कोई दिखा ही नहीं, सिर्फ फैमिली थी। सिर्फ फैमिली थी। 2 दोस्त थे, एक स्कूल फ्रेंड जो 30 इयर्स की फ्रेंडशिप थी, वो आया जेल में मिलने, परमिशन लेके आया, और एक दूसरा फ्रेंड वो आया अहमदाबाद से। बाकी तो कोई नहीं आया, बॉयफ्रेंड भी नहीं आया, एडिटर भी नहीं आया। एडिटर वॉज द फर्स्ट वन टू डिसएसोसिएट फॉर वट एवर रीजन, जो भी उसके हालात हो गए। मुझे कुछ आज मुझे नहीं चाहिए किसी से कुछ जस्टिफिकेशन, बट अगर मैं 12 साल पहले जेल में बैठ के सोचती थी कि ये इंसान मुझे मिलने आएगा, ये आएगा, और रोज एक होप में गुजरती थी। चिट्ठी आती थी मुलाकात की, शाम को 6 बजे के बाद, बंदी के बाद एक चिट आती थी, उसमें मुलाकातियों के नाम आते थे, जिग्ना, सुनीता, मतलब कोई मिलने आया है। एक लड़की आके वो रोल आउट करती थी नाम। तो वो बैरक से मुलाकात के रूम तक जाना, इट्स 2 मिनट्स चलते, तब भी रहता था कौन आया होगा मुझे मिलने। वो एक होप, ये आया होगा। सीखी बहुत कुछ, रिश्तों के बारे में सबसे ज्यादा सीखी। जेल और बिग बॉस में फर्क क्या था? हाँ, इट्स परफेक्ट। देखो, बिग बॉस मुंह पे स्माइल लाता है, सबसे बड़ा फर्क ये है, बिग बॉस में जानबूझ के गई थी, नोइंग कि मैं बिग बॉस में जा रही हूँ। जेल में ऐसा नहीं था ना, जेल में अनसर्टनिटी थी। बिग बॉस में तो पता ही था कि ज्यादा से ज्यादा एट लास्ट तक टिके तो 105 दिन का तो कॉन्ट्रैक्ट है, 106th डे तो आई एम गोइंग टू बी एट होम। कॉन्शियस था, बिग बॉस गेम है, रियलिटी में जेल गेम नहीं थी। कॉमन क्या है दोनों में? कन्फाइनमेंट। और लोगों के कैरेक्टर्स बाहर निकल के आते हैं। दोनों में एक चीज बहुत कॉमन और भी है रणवीर, कि जेल में भी लोग फेक होते हैं, सच नहीं बोलते, और बिग बॉस में तो सब लोग ही फेक होते हैं। सब लोग ही फेक होते हैं। हाँ, क्यों? सबको ट्रॉफी जीतनी है, प्लस हर किसी को पता है कि बहुत ज्यादा पीआर मिलेगा बिग बॉस की वजह से। पब्लिसिटी। अपनी बेस्ट साइड दिखाना चाह रहे हैं। वो बेस्ट साइड में के चक्कर में क्या वो वर्स्ट साइड दिखा रहे हैं? सबसे मार्केटेबल साइड। हाँ, बट आगे क्या? ट्रॉफी के बाद क्या? पैसे। उसके बाद व्हाट अबाउट योर मेंटल हेल्थ? क्या? व्हाट अबाउट योर इमेज? एटलीस्ट जितना मैं मीडिया को समझाऊं अब तक, मीडिया ना हमेशा एक अपवर्ड क्लाइंब वाली गेम होती है, स्नेक्स एंड लैडर्स की तरह। बिग बॉस एक लैडर की तरह है। फिर जब आप वहां तक पहुंचे, अगर आप स्मार्ट हो तो आप रह भी सकते हो। आई फील ये सिर्फ करियर पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। आई डोंट इवन नो कि मेंटल हेल्थ पर क्या इफेक्ट होता होगा। बहुत इफेक्ट होता है। अगेन कॉमन इन जेल एंड बिग बॉस इज अबाउट मेंटल हेल्थ। मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। आई एम वेरी थैंकफुल, एंड आई मीन इट। जब लोगों ने वेब सीरीज देखी तो लोगों ने एक किरदार, जिसने जिग्ना का किरदार निभाया, उसको देखा, जिग्ना को नहीं देखा किसी ने। बिग बॉस में जाने का मेरा रीजन यही था। मेरे लड़के ने बोला, मम्मा यू शुड गो, दुनिया को पता चलना चाहिए जिग्ना वोरा कौन है। हाँ, आज मैं बोलती हूँ मैंने गेम नहीं खेली अंदर, क्योंकि मैंने लाइफ में किसी के साथ गेम नहीं खेली, मुझे आता ही नहीं है। और बाकी का हर कोई खेल रहा होता है। सब लोग खेल रहे थे, मुझे नहीं पता आपने कितना देखा बिग बॉस। आई डोंट थिंक सो कि यू मस्ट बी अ बिग बॉस वॉचिंग मटीरियल। ये एक ऐसा एक्सपोजर मुझे मिला कि लोगों को अब पता है जिग्ना वोरा क्या है। लोग बोलते हैं आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी स्ट्रांग। यस, आई एम स्ट्रांग, बट आई एम वेरी इमोशनल ऑल्सो। जिग्ना वोरा रोती है। अगर आपके यहाँ पे भी मैं रोई तो इमोशंस है जिग्ना वोरा में। बिग बॉस में भी बहुत रोई मैं बाहर आके देखा, सब ट्रोल कर रहे थे, अरे आंटी रोती है, बोरिंग है।
व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू डू एट द एज ऑफ 50? क्या करूं? 20 साल की लड़की के जो कपड़े पहनती है वो पहनूं तो बोलोगे अरे आंटी हो के ऐसे कपड़े पहनती है। आई मीन ये इंटरनेट का नेचर है, चाहे आप कुछ हाँ भी करो। कुछ, बट आई हैड टू, मुझे तो मैं जैसी हूं वैसे ही रहना था ना। जी। वहां तक पहुंची ना। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर हम लोग 20 लोग गए हैं तो 20 ने कुछ तो उखाड़ा है ना लाइफ में, तब जाके पहुंचे हैं ना, ऐसे तो नहीं पहुंच गए। जो आपने कहा कि बिग बॉस में वर्स्ट साइड निकल के आती है, जेल में भी यही होता है? हाँ Worst side झगड़े निकल के होती है। जैसे पहले आपने मुझे पूछा था, झगड़ा होता है, बिग बॉस में भी झगड़ा होता है। बिग बॉस में थोड़ा ज्यादा ड्रामा होता है क्योंकि एक्टर्स लोग हैं, उनको पता है जो दिखता है वो बिकता है। जेल में इतना ड्रामा नहीं होता है, जेल में रियलिटी होती है पर बिग बॉस भी साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा टेस्टिंग है। बहुत। फॉर द पीपल, मेरे लिए इतना नहीं था। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जेल देखा होगा। हाँ इसलिए मेरे लिए नहीं था। पर क्या होता है साइकोलॉजिकली टेस्टिंग, मतलब क्या? खाने का इशू है, राशन बिग बॉस में। तो अगर खाना नहीं है, इट्स अ माइंड गेम बेसिकली। बिग बॉस आपको वर्स्ट कंडीशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो, दैट्स द होल गेम इज अबाउट। मैंने रिस्पॉन्ड करना सीखा है, रिएक्ट नहीं। जी। इसीलिए शायद रिस्पॉन्ड करती थी, इसलिए बोरिंग दिखती थी। बट कुछ मैच्योरिटी लेवल है। आई ट्राइड। मुझे ऐसा था कि मैं बिग बॉस के बारे में लोगों का परसेप्शन चेंज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। लोगों को उसे मसाला ही चाहिए। यस, अल्टीमेटली मसाला ही चाहिए। वहां पे एक कंटेस्टेंट था, यूके राइडर बाबू भैया, ही लॉस्ट इट मेंटली। ही कुड नॉट सस्टेन। वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो बोल रहा था जिग्ना जी मैं रोज सवेरे, पहाड़ी हूँ, उत्तराखंड से हूँ, रोज सवेरे पराठे में मलाई वाला परोठा मम्मा देती है, यहाँ पे तो खाना ही नहीं है। ही लॉस्ट आउट। सबसे पॉजिटिव कौन था पूरे घर में? पॉजिटिव बिग बॉस में सबसे ज्यादा मुनव्वर था, रिंकू जी थी जो हमसे नजदीक थे। उन 9 महीनों के बाद जब आप निकले जेल से, पहली थॉट क्या थी और पहला मील क्या था? थॉट थे तो घर जाना था, फैमिली लेने आई थी। डर था, बहुत डर था, जो आज भी है। जेल का डर था। व्हाट इफ वापिस मुझे पकड़ लिया तो? सोसाइटी मुझे कैसे एक्सेप्ट करेगी? 2012 से लेकर 2018 तक केस चल रहा था। हाँ मेरे ख्याल से बीच में छोटा राजन भी अरेस्ट हुए थे हाँ इसी मर्डर को लेकर, right? हाँ, मतलब वो Amongst other things. he was deported from Bali, so he came in India in 2016. Yes, अभी वो जेल में है। हाँ, कौन सी जेल में वो? दिल्ली तिहाड़ जेल। ओके। जब उन्हें अरेस्ट किया गया, ऑफ कोर्स इट हैड implications on your case, right? यस, इन केस से ज्यादा तो मेरे मेंटल हेल्थ पे इम्प्लीकेशंस होने के लगे थे। आई वाज स्कैर्ड। आई एम अ सिंगल मदर। मेरी सिक्योरिटी का क्या? आई वाज रियली वेरी मतलब स्कैर्ड। छोटा राजन के अरेस्ट होने से आपके सिक्योरिटी? अभी तो वो इंडिया में आ गया, कोई क्या उसका गैंग मेंबर मेरे को कुछ कर देगा तो? यू नेवर नो। पर आप उनके एनिमी थे? एनिमी की बात नहीं है, केस में तो थी को अक्यूज्ड। इन अ वे एसोसिएटेड, या एटलीस्ट नाम ऑन associated। पेपर। कभी कुछ कांटेक्ट रहा है? कभी नहीं, कुछ नहीं। आई एम अज्यूमिंग कि जेल के बाद जर्नलिज्म से, क्राइम से आप बहुत दूर चले गए। अज्यूम नहीं, टोटली। आई एम टेलिंग यू, अभी मेरे घर पे न्यूज़पेपर नहीं आते, मेरे घर पे न्यूज़ चैनल नहीं है, टीवी नहीं देखती मैं। आई एम नाउ टोटली कट ऑफ। आज अभी मेरा फोन चेक करोगे, कोई जर्नलिस्ट का नंबर नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं। मैंने टोटली अपने आप को हनुमान चालीसा, देवी साधना, स्पिरिचुअलिज्म, उसी में डाइवर्ट कर दिया। आई लर्न एस्ट्रोलॉजी, आई लर्न टैरो कार्ड रीडिंग, आई एम टोटली नाउ इनटू दैट। खुद का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट उस फेज का आपने देखा? यही रीजन था टू लर्न एस्ट्रोलॉजी कि क्या था उस टाइम, क्या था उस टाइम? क्यों ऐसा हुआ। चार्ट में क्या था? जेल योग वो टाइम का। राहु, जुपिटर की दशा चल रही थी मेरी। जुपिटर इज मारका इन माय चार्ट। आपके जुपिटर की वजह से राहु इंक्रीज हो गया। राहु और जुपिटर वे टुगेदर दैट टाइम, चंडाल योग। मेरे 12th घर में मंगल है, जेल योग। 6th हाउस 12th हाउस को देख रहा था। So, हुआ, I got my answers. I came to know that it's all about karmas. It's all about karmas. जब कुछ चीज नहीं करके आप वो फेस कर रहे हो, तो कर्मा के अलावा वो चीज क्या हो सकती है?
होगा, मैंने ये एक्सेप्ट किया कि कभी ना कभी कौन से भी जन्म में मैंने जेडे के साथ कुछ हुआ होगा मेरा और उसका, कि इस जन्म में प्रारब्ध सब पजल एक साथ आया, हुए, बैठ गया वो, कि पुलिस निमित्त बने तू मेरे कर्म काटने के लिए। क्यों? वरना मैं एक टिपिकल हाउसवाइफ थी, वहां से कहां से मैं जर्नलिज्म, क्यों क्राइम रिपोर्टिंग, क्या हुआ, कैसे? बिकॉज आई हैड टू गो थ्रू दिस इन दिस लाइफ, और मैं नहीं भाग सकती थी, ये होना ही था। तो मैं ब्लेम भी किसी को रणवीर नहीं कर सकती कि रणवीर ने मेरे साथ ये किया, कुछ मतलब नहीं है ब्लेम गेम। आप मूव ऑन कर गए हो? यस, टू 80%। आई हैव नॉट फॉरगॉटन इट। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं रणवीर, क्लोजर, भूल जाओ, नहीं, कोई देयर इज नो क्लोजर। कैसे आप क्लोजर करोगे? आई हैव हील्ड 80%, बट वो स्कार्स तो है ना, कैसे भूलूं? मुझे कोई बताओ, चलो, लोग बोलते भूल जाओ भूल जाओ, कैसे भूलूं? चलो, गिव मी वन टिप, हाउ कैन आई फॉरगेट? नॉट पॉसिबल। If I love someone, people will say, it's 14 years I'm, in love with someone. People will say, move on. अगर move on करना है, हो जाता है, तो क्या प्यार है? I don't want to move on as far as my love life is concerned. I'm happy in loving him, no matter it. उसकी absence से भी मुझे प्यार है. So I'm happy with that. मैं तो उसको complain नहीं कर रही हूँ. मेरे ख्याल से जो भी मुंबई के अंडरवर्ल्ड एलिमेंट्स भी थे, वो भी अब ऑलमोस्ट पूरे तरीके से खत्म हो चुके हैं। Yes. पर ये एक एसोसिएटेड स्टोरी है, गोज टू शो द रीच ऑफ द मुंबई अंडरवर्ल्ड, कि कोई कंप्लीटली इनोसेंट जो था उन्हें भी खींचा गया इसमें। मैं जुडिशरी से आपके माध्यम से आई एम वेरी थैंकफुल टू जुडिशरी। आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि जस्टिस मिला जस्टिस। मतलब लोगों को अभी भी होप है कि अगर कुछ गलत नहीं किया है तो यू विल सेल थ्रू। भगवान पे मेरा भरोसा पहले 100% था, अभी 10,000% है। आई नो ही विल लिफ्ट मी अप लाइक फीनिक्स, ही विल। आई एम सो मच, मेरे ब्लड सेल्स में हनुमान चालीसा है। आई नो यू आर ऑल्सो हनुमान चालीसा भक्त। बिलीव मी, बहुत मिरेकल्स देखे हैं मैंने, मुझे पता है कि ही इज देयर फॉर मी। वो मेरे पीछे नहीं है, मेरे आगे है वो। आई नो दैट। जिग्ना बोरा, थैंक यू कि आपने हमारे शो में आकर इतने ओपनली आपकी स्टोरी शेयर करी है। लव स्पीकिंग विद यू, लव लर्निंग फ्रॉम योर लाइफ एक्सपीरियंस। ये मेरी लाइफ का ऑनर है कि आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों से मिलने का चांस मिलता है। Yes, you learn. I think so. It's a learning process. सब लोग सीख रहे हैं यहाँ पे, मैं भी शायद आपसे कुछ सीख रही हूँ। So it's great opportunity. Yes, thank you for giving your time, and I hope you enjoyed speaking on the show. Yes, it was a heart-to-heart conversation, and I was not prepared, as you know. There was no questionnaire, nothing given to me. So as usual, मैं रोई भी हूँ, but it's just emotions which resurfaces. Podcast में लोगों को सच्चाई अच्छी लगती है, Yeah. और आपने यहाँ बैठकर सच कहा है। So Yes. that's what matters. Yes, ultimately that's matters. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. लाइफ के इस फेज में दोस्तों इंसानों से मिलना, उनकी कहानियों को जानने में ही मुझे मज़ा आता है। ये मेरे लिए, मेरे दिल के लिए एक नशे की तरह होता है, लोगों की कहानियाँ जानना। हमारे देश में ऐसी भी चीज़ें होती है दोस्तों। आई एम जस्ट ग्लैड कि लोगों की कहानियाँ जानकर आपके लिए हम बढ़िया पॉडकास्ट रिलीज़ कर सकते हैं, आपके साथ इन मोमेंट्स को शेयर कर सकते हैं। TRS को सपोर्ट करते रहो, बहुत सारे क्राइम ओरिएंटेड एपिसोड्स अब आने बाकी है। लॉट्स टू कम फ्रॉम रणवीर एंड द टीम। कीप सपोर्टिंग, कीप लिसनिंग इन टू TRS।